ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੇਵਲ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੇਵਲ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, जबकि बसां कंडम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वख-वख सूबियां दी सरकारां प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन नाल मिलकर इस मामले का सार्थक हल लभन। आपको विगत दी है कि पीछे एक पत्र जारी हुआ जिसपे ये कहा गया कि 30 अप्रैल तक जो है वो स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई, और अचानक ये पत्र आया कि 30 अप्रैल तक जो है सभी स्कूल 8th क्लास तक बंद रहेंगे। 1 साल से ज़्यादा पीरियड से स्कूल बंदी के दौर से गुजर रहे हैं। बाकी सभी व्यवसाय, सरकारी दफ्तर और चाहे आप दुकानें लें, मॉल लें, एयरलाइंस लें, बसेस लें, मतलब सभी संसाधन और जो व्यवसाय हैं वो खुले हुए हैं, पूरी तरह से खुले हुए हैं। सिर्फ स्कूलों के ऊपर दोबारा ये प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे अभी हरियाणा में कल से नाइट कर्फ्यू लगा, तो नाइट कर्फ्यू का मतलब कि दिन में काम होंगे और रात को नाइट कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। और हमारे पे पूरा ही कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया, यानी कि स्कूल लॉकडाउन की स्थिति में। प्रदेश खुला है, देश खुला है, बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, लाखों की उसमें जो है तादाद में लोग रैलियों में भाग ले रहे हैं, असम में भाग ले रहे हैं जो किसी से छुपा नहीं है। धार्मिक संस्थानों में भी जो है लोग पूरी संख्या के साथ जा रहे हैं। अभी कुंभ का भी आयोजन होने वाला है जिसको सरकार ने परमिशन दी। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चों की शिक्षा ही जो है क्या इसकी वजह से ही कोरोना, क्या बच्चे कोरोना फैलाते हैं कि स्कूल बंद कर दिए जाए, और वो भी सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसकी बात शिक्षा के अधिकार में की जाती है। और एलिमेंट्री को बहुत तवज्जो दी जाती है कि रीड अगर मजबूत होगी, नीचे की फाउंडेशनल जो है एजुकेशन पे न्यू NEP 2020 ने भी बहुत बात की है कि बच्चे की फाउंडेशनल जो एजुकेशन अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो वो आगे जाकर एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पाएगा। 1 साल से ऊपर हो गया, बच्चे घर में बैठे हैं, जो ऑनलाइन स्टडीज़ चल भी रही हैं। हर एक कोई जानता है, हर एक ने कहा कि ऑफलाइन का जो जगह है वो ऑनलाइन नहीं ले सकती। और ऑनलाइन में भी स्थिति क्या है, जो अमीर पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स के पास तो व्यवस्था है, उनके पास लैपटॉप है, घर में 56 इंच की LED है जिसमें व्यवस्था की जा सकती है पढ़ने की, जिससे उसके आंखों पे भी प्रभाव न पड़े। और जो गरीब व्यक्ति है, ज़्यादातर 70% स्कूल पूरे हिंदुस्तान के, हरियाणा के तो शायद 70 से ज़्यादा हैं, जो 1000 रुपये से कम फीस ले रहे हैं। और ग्रामीण अंचल के स्कूल, वहाँ पर लोगों के पास मोबाइल्स भी प्रॉपर नहीं हैं। मोबाइल्स हैं तो नेट की व्यवस्था नहीं है। आप चंडीगढ़ में राजधानी में बैठे हैं तो आपने देखा होगा 4G के बाद भी कई बार नेट नहीं चल पाते। कि पत्रकारों के पास भी जहाँ पर आप बैठ के जब न्यूज़ लिख रहे होते हैं तो मैंने कई बार, मेरे बहुत मित्र हैं बैठे, देखा कि वहाँ पर भी नेट जो है वो वीक चल रहा होता है कि जी नेट की स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे MS पोर्टल में भी आ रहा है, तो उससे जो आंखों पे भी प्रभाव पड़ रहा है, पूरी पढ़ाई ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो रही है। स्कूल जो है एक अलग व्यवस्था होती है ऑफलाइन के, बच्चा स्कूल में आके सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं लेता, वो बच्चों के साथ पीयर लर्निंग भी करता है, डिसिप्लिन में रहना भी सीखता है, और जो है और बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ रह के सीखता है। जो एक नुकसान, बहुत भारी नुकसान, इसको वर्ल्ड बैंक ने भी $400 बिलियन का पीछे 3-4 महीने पहले रिपोर्ट दी, $400 बिलियन का इसको जो है नुकसान हिंदुस्तान में आंका, जो अब गया होगा। और गवर्नमेंट ने भी जो पैकेजेस दिए, आपने देखा है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन प्राइवेट स्कूल की टीचर्स जो बेरोजगार हो रहे हैं, ड्राइवर बेरोजगार हो चुके हैं, प्लेवे स्कूल बंद हो चुके हैं, स्कूल बिक रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन अवस्था बनी हुई है। राजस्थान के तो विधानसभा में ये विधायक ने प्रश्न उठाया कि 10 स्कूल संचालक आत्महत्या कर चुके हैं। हमने खुद भी नीसा की तरफ से नेशनल प्लेटफॉर्म में जाके से टीचरों को चिन्हित किया जो सब्जी बेच रहे हैं, रोजगार छोड़कर। मैथ्स टीचर सब्जी बेच रहा है, कोई जो है KFC में काम कर रहा है, एक टीचर का मनरेगा के लिए बहुत आया कि मनरेगा में काम कर रहा है, कोई केले की रेडी लगा रहा है, कोई नारियल बेच रहा है, और कोई खेतों में काम कर रहा है। तो ये अवस्था जो है, इससे नुकसान क्या होने वाला है, जो ड्राइवर्स भी हैं वो भी अपने काम छोड़कर खेतों में चले गए।
जब ये स्कूल पूरी तरह पटरी पे आएंगे, ना ड्राइवर मिलेंगे, ना शिक्षक मिलेंगे, पहले भी अच्छे शिक्षकों की कमी थी। तो ऐसे में एजुकेशन का बिल्कुल ध्यान ना रखते हुए पूरा प्रदेश चल रहा है। फ्यूनरल में 50 आदमियों की इजाज़त है और शादियों में 200 आदमियों की इजाज़त है, और उसके बाद बोर्ड की परीक्षाओं में 4-4, 5-500 का सेंटर बना दिया गया कि 500-500 बच्चे सेंटर में जा सकते हैं। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे हम कह रहे हैं कि 50% की स्ट्रेंथ से भेज दो। अभी जिसके स्कूल में 500 बच्चे थे, 100 स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, 1/5 पहले ही आ रहे हैं। हम कह रहे हैं 50% अल्टरनेटिव डेज पे हम ब्लेंडेड लर्निंग के ऑफलाइन, मतलब कुछ बच्चे आएंगे, कुछ को हम ऑफलाइन काम दे देंगे, तो वो हम उस तरीके से व्यवस्था भी की जा सकती है। तो सरकार ने पूछना ही उचित नहीं समझा, जिससे हमें बहुत ही आघात पहुंचा। देखिए, हम राष्ट्र निर्माता, हमें सारे कहते हैं कि आप राष्ट्र निर्माता हो, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता, चाहे हमें को बुरा कहे या अच्छा कहे, राष्ट्र निर्माता का दर्जा तो हमें मिलता है। और हम टीचर्स डे पे हमें सम्मान भी मिलता है कि हम राष्ट्र निर्माता हैं। अन्नदाता कह रहे हैं कि जी हमें पूछा नहीं जा रहा, राष्ट्र निर्माता कह रहे हैं हमसे पूछा नहीं जा रहा। और मैंने तो एक बात कही, वो कह रहे हैं, अन्नदाताओं को कह रहे हैं कि हम एक फ़ोन की दूरी पे हैं कि आप फ़ोन कीजिए, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी, हम किस सरकार से विवाद नहीं चाहते। विवाद करना किसी टीचर का काम नहीं है, राष्ट्र निर्माता का काम नहीं है। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें सरकार को कहीं नीचा नहीं दिखाना, हमें सरकार को कहीं बुरा नहीं दिखाना। लेकिन संवाद के लिए एक फ़ोन की दूरी पे हम भी बैठे कि आप हमें एक फ़ोन कीजिए, हम आपके साथ वार्ता करेंगे, हम आपको कन्विंस करेंगे। अगर हमने आपको कन्विंस कर लिया तो आप हमारी बात मान लेना, अगर आपने हमें कन्विंस कर लिया तो हम टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, अगर हमें लॉजिकली आपकी बात सही लगी कि सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला उचित है, तो हम सहर्ष उस फैसले को मानेंगे। लेकिन फैसले अगर थोपे जाएंगे और जनप्रतिनिधियों को नहीं पूछा जाएगा तो उसमें हमारा विरोध है। हमने कहा कि हम अपने स्कूल खुले रखेंगे। अगर आपको लगता है कि हम शिक्षा देना एक अपराध है, गलत है, हम पूरा उसमें, मैंने कहा कि हमारे पास 1/5 या 1/4 स्ट्रेंथ आ रही है अभी भी, तो उसमें भी हम जो है पूरा सोशल डिस्टेंसिंग भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हम 2 गज की दूरी मानने को तैयार है। जबकि देखो रैलियों में कोई नहीं मान रहा 2 गज की दूरी, हम प्रधानमंत्री जी की बात मानने को तैयार है। सबसे सर्वोच्च जो है इस समय हमारे प्रतिनिधि देश के प्रधानमंत्री जी, हम उनकी बात मानने को तैयार है। क्या उनकी बात के अनुसार भी स्कूल नहीं खोले जा सकते? हम 2 गज छोड़ो 2.5 गज की दूरी मानने को तैयार है। मास्क भी जरूरी, अल्टरनेटिव डेज पे भी स्कूल लगाने को तैयार हैं, उसके बाद 50% पे भी तैयार हैं, कुछ और SOP गाइडलाइन बनाते हैं उसके लिए भी तैयार है। लेकिन एक ऐसा संदेश, आप एक ऐसा आदेश बिना पूछे आप दे दो, हम उसको जो है सही नहीं मानते। हम शिक्षक हैं, हमारा काम है, जैसे पीछे बात आई कि साधु संत भी राजनीति में क्यों आए, सुधार के लिए, तो हमें भी सुधार के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, तो हम तैयार हैं। हम वार्ता चाहते हैं, संवाद चाहते हैं। ये कहते हैं अगर यहाँ आप कन्विंस कर दो या हम कन्विंस कर दें, तो बीच का रास्ता भी निकालने के तैयार है। अभिभावक, आप भी अभिभावक हैं, अभिभावक भी परेशान हो चुका है, क्योंकि घर में क्या बच्चा, जो बच्चे पेरेंट्स रैलियों में जा रहे हैं, क्या वो वहाँ से कोरोना लेकर नहीं आएंगे उन बच्चों के लिए? वहाँ पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही? और हम इन ज़्यादा विवादों में नहीं पढ़ना चाहते, जनता अपने आप देख रही है। हम शिक्षक हैं, शिक्षक की बात करना चाहते हैं, शिक्षा की, कि किसी गाइडलाइन से भी शिक्षा को आप नुकसान मत होने दें। बहुत पीछे जा चुके हैं बच्चे, आज स्कूलों में आ रहे हैं, उन्होंने LKG UKG का नहीं पढ़ा और अगली क्लास पे प्रमोट होने की बात कर रहे हैं। और दूसरा, शिक्षा का अधिकार ये कहता भी है कि अकॉर्डिंग टू एज बच्चे को एडमिट करना है। अब 2 साल स्कूल नहीं लगेंगे, और जिसने मात्रा नहीं सीखी फर्स्ट से, उसको 3rd में जब भेजेंगे तो असर की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी कि असर की एक रिपोर्ट आई थी कि 5वीं वाला बच्चा पढ़ना नहीं जानता, 8वीं वाला बच्चा लिखना नहीं जानता। तो वो जब पहले ही स्थिति एजुकेशन की ये थी, और पीसा के बारे में आपने सुना होगा, जब हिंदुस्तान ने पीसा के एग्जाम में बैठा तो लास्ट पायदान में नीचे से आया। तो ऐसी स्थिति जो शिक्षा की बनी थी, उसमें सुधार की जरूरत थी। अगर इस तरह के स्टेप लिए गए तो ये बहुत ही बदतर दशा बन जाएगी। तो इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करके, आप सबको भी, हमें, मैं चाहता हूँ पत्रकारों का भी, जैसे शिक्षकों का रोल है, आप मीडिया की कलम, आपकी कलम की ताकत है, आप लिखें कि एक SOP बनाकर विद्यालय, जिस दिन कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा, हम भी लॉकडाउन के लिए तैयार हैं।
लेकिन ये नहीं कि सारा शहर खुला हो, सब कुछ हो रहा हो और सिर्फ स्कूल बंद हो, और वो भी क्या 14 साल तक के बच्चे कोरोना फैलाएंगे, इसका मतलब कोरोना फैलाने में उनका रोल है। हाँ, दूसरा हम चाहते हैं हमारे टीचर्स को, जैसे विदेशों में कहा गया है, विदेशों में टीचर को कोविड वॉरियर मानते हुए फ्रंट लाइन वॉरियर माना गया, सबसे पहले उनको वैक्सीनेशन दी गई। यहाँ टीचर्स की किसी को परवाह ही नहीं, टीचर बेरोजगार हो रहे, उनको वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही, तो उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन दे दे ताकि शिक्षा तो सुचारू रूप से चले। शिक्षा ने ही आगे जीडीपी बढ़ानी है, शिक्षा ही नहीं आगे देश को बढ़ाना है। तो अगर आप उसकी परवाह नहीं करेंगे, सिर्फ वोट की परवाह करें कि सरकार मेरी आ जाए, रैलियां करें, तो ये देश के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं होगा। तो पुनः इनको विचार करना चाहिए। एक बात और आपको बता दूं, कोचिंग चल रही है, कोचिंग चल रही है, ट्यूशन भी चल रही है। अगर आप जानते होंगे, जो समर्थवान है उसने ट्यूटर घर बुला लिए। नुकसान किसका है? उसके घर ट्यूटर आ रहा है, और जो मिडिल क्लास से ऊपर वाला है वो ग्रुपों में जाके टीचर्स के पास 10-10, 15-15 बच्चे पढ़ रहे हैं। जब 10-15 ट्यूशन पढ़ सकते हैं, मतलब सरकार को धरातल में जाके देखना चाहिए हो क्या रहा है। जब 10-15 लोग ट्यूशन पढ़ सकते हैं तो 8-10 बच्चे स्कूल में आकर फॉर्मल एजुकेशन क्यों नहीं ले सकते जितने ट्यूशन में जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजों को सरकार को समझना चाहिए। तो नुकसान किसका हो रहा है? सबसे गरीब व्यक्ति का, क्योंकि ना वो ट्यूशन पढ़ा पा रहा है, ना वो पर्सनल ट्यूटर जो है वो अपॉइंट कर पा रहा है। तो ये जो शिक्षा का नुकसान है, तो हमने कहा कि इस पर हम अभी इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम आदरणीय अनिल विज जी से भी मिले हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हमने उनको भी एक मेमोरेंडम सौंपा और मांग की है कि आप शिक्षा मंत्री जी से भी बात करें, मुख्यमंत्री जी से भी बात करें, और संवाद करके बीच का रास्ता जो है निकालें, जिससे शिक्षा का नुकसान ना हो। तो और इस पर हमने 3 मांगे अपनी और रखी हैं जो बिल्कुल उचित हैं। हमारी प्लेज मनी आपके माध्यम से हमने कई बार सरकार को कहा कि हमारी एक प्लेज मनी है जो टीचर सैलरी के लिए काम आती है। तो ये बात कई बार उठाई, चलो शुरू में उन्होंने कह दिया कि नहीं अभी तो शुरुआत है। देखिए, किसी का भी साल तक नुकसान हुआ है, साल से ऊपर। मुझे एक काम बता दिए जिसका साल से ऊपर नुकसान हुआ। बैंक्वेट हॉल भी खुल गए, बाकी सब कुछ खुल गया। हम 1 साल से ऊपर चले गए, हमें अभी भी कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है जो सक्षम है उसकी फीस ले, जो फीस ना दे उसका नाम ना काटे। इवन एसएलसी के बगैर गवर्नमेंट स्कूल में 70,000 बच्चे भर्ती कर दिए गए जिन्होंने हमारे पैसे देने थे, और सरकार ने कहा कि आप बिना फीस के इनको पढ़ाएं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी ना कि हमारी फीस भी दिलवाए, जब हमने उनका कहना माना। तो बच्चे भी हमारे बिना एसएलसी के ट्रांसफर हो रहे, जबकि कानून ये कहता है विदाउट एसएलसी नहीं जा सकते। तो इसका क्या मतलब समझे कि क्या प्राइवेट स्कूलों को बर्बाद करने की साजिश है? बर्बाद नहीं हो सकते प्राइवेट स्कूल, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद होगा, क्योंकि 52 से 55% बच्चा हमारे पास है। कुछ छोटी चीज नहीं है, छोटा आंकड़ा नहीं। अगर 2-4-5% होते तो बात और थी। ਪੀਟੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।